तो जब भी हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का मतलब ये है कि डिस्पोजल ऑफ अ कंपोनेंट और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। और दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दैट हैज और विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द एंटिटीज ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है ना, ये होना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से क्या मुराद है, अभी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि एक रेस्टोरेंट की चेन है, आपका एक बिजनेस है कि जिसमें एक रेस्टोरेंट की चेन है, मुख्तलिफ शहरों में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में आपके कई रेस्टोरेंट्स हैं जो कि चल रहे हैं। आप उन रेस्टोरेंट्स में से अगर एक या दो रेस्टोरेंट्स बंद कर देंगे तो क्या इसको हमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहना चाहिए? नहीं, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज आपके हजारों रेस्टोरेंट्स में से अगर आप एक या दो रेस्टोरेंट्स को बंद कर देते हैं तो ना आपके रेवेन्यूज पे कोई सिग्निफिकेंट फर्क पड़ना है, ना आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट फर्क पड़ना है। मींस दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अलबत्ता अगर आप जो हैं, आपकी कई प्रोडक्ट लाइंस हैं, यानी कि जिस तरह हम नेस्ले को आज बार बार रगड़ रहे हैं, नेस्ले का जिक्र कर रहे हैं, तो नेस्ले के जिस तरह से मुतादिद प्रोडक्ट लाइंस हैं, अगर नेस्ले डिसीजन लेता है कि हमें अपनी एक प्रोडक्ट लाइन को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से हो, फॉर एग्जाम्पल लो प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो खरीदना चाह रहा है, जो इन्वेस्टर है, वो बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है, ठीक है, या लेट सपोज नेस्ले समझता है कि मेरे पास जो स्पेस अवेलेबल है इसको आई कैन यूज फॉर सम मोर बेटर ऑप्शन, अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ये डिसीजन ले सकता है। तो बहरहाल ऐसा डिसीजन कि उसने अपनी कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दिया, या लेट सपोज अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट की चेन है तो आपने उस रेस्टोरेंट चेन में से लेट सपोज 75% या 50% अपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, तो ये आपका इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर आएगा, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दैट हैज और विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द एंटिटीज ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप लोगों ने इसमें इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देख भी लिया कि जो इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, ये एक सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे शो किया जाता है आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और इसके लिए क्या बातें हैं? लिखा हुआ है कि ऑल गेन्स और लॉसेस दैट आर इनकर्ड बाय द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट आर रिपोर्टेड इन द पीरियड इन विच द गेन और लॉस अकर्ड, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो याद दिलाता चलूं, जो आप लोगों ने अपनी पहले की अकाउंटिंग क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, और वो कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपकी जो इनकम है उसको मैच करना चाहिए आपकी एक्सपेंडिचर से, जो इस इनकम को अर्न करने के लिए आपको करना पड़ा, क्योंकि कोई इनकम विदाउट एक्सपेंडिचर के नहीं आती सिवाय एक इनकम के, और वो कौन सी इनकम है? वो बेसिकली वो लेगेसी है जो आपके बड़े आपको छोड़ गए। लेकिन देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है कि आपके बड़े दुनिया में नहीं रहे और उनका दुनिया में ना रहने की वजह से आपके पास इनकम आई है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली देखें तो सिवाय लेगेसी के उसके अलावा और कोई इनकम ऐसी नहीं है कि जो विदाउट किसी एक्सपेंस के जो है वो आपके हाथ आए, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपने कोई सेल्स की है तो उन सेल्स के अगेंस्ट कोई ना कोई COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो आपकी इनकम हुई है वो जिस महीने में हुई है या जिस पीरियड में हुई है उसी महीने के अंदर उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए, नो मैटर व्हेन द एक्चुअल कैश डिस्बर्समेंट टेक्स प्लेस। अगर आपने क्रेडिट पे कोई सेल की है इन द मंथ ऑफ जुलाई और आपका क्रेडिट टर्म ये है उस कस्टमर से कि उसने आपको अगस्त में पेमेंट देनी है, तो आपने अगस्त तक पेमेंट रिसीव होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि आपने जुलाई के महीने में उस पेमेंट को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि एक तो हमारा इनकम और एक्सपेंस मैच करना चाहिए आपस में, ठीक है।
जितनी सेल्स है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी महीने में रिकॉर्ड होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस पीरियड से ये इनकम या एक्सपेंस रिलेट कर रहे हैं उसी पीरियड के अंदर हमने उनको रिकॉर्ड करना है। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम मजीद अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि ऑल गेन्स और लॉसेस दैट आर इनकर्ड बाय द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट आर रिपोर्टेड इन द पीरियड इन व्हिच द गेन और लॉस अकर्ड। ठीक है, और इन करंट पीरियड all operations of the discontinued component will be reported as discontinued even if decision was made at December 30th। अब यहां पर बात समझें, वही बात है जो मैंने कुछ देर पहले कही थी। लेट सपोज हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट करता है फ्रॉम जनवरी 1, 12 महीने का आमतौर पे एक साल होता है फिजिकल ईयर, तो 31 दिसंबर को जाके वो कंप्लीट होगा। पूरा साल हमारे ऑपरेशन चलते रहे, हमारे जो है वो रेवेन्यू भी आता रहा, हमें जो है कॉस्ट भी, हम एक्सपेंस भी जो है वो हम इनकर करते रहे। साल के आखिरी दिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, हमारी इंतजामिया ने अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फैसला सुना दिया कि भाई हम ये वाला अपना सेगमेंट जो है वो बंद करना चाहते हैं, और उन्होंने इस फैसले के ऊपर अपनी मोहर भी लगा दी। यानी कि ये डिसाइड कर लिया कि हमने पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो अपना क्लोज करना है। अब क्या होगा, जितनी हमने वर्किंग की थी सारी के सारी, जो क्लोज करना सेगमेंट, उसकी भी वर्किंग हम नॉर्मल के अंदर ही करते आ रहे थे, क्योंकि अभी तक तो कंटिन्यूड बिजनेस था ना। डिसीजन तो 31 दिसंबर को हुआ है कि यार अभी हमने इसको खत्म करना है, इसको हम आगे लेकर नहीं चल सकते, लेकिन खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि खत्म होने में भी ऑब्वियस सी बात है को हो सकता है 6-7 महीने लगे, शायद ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है कम टाइम लगे। बहरहाल जिस दिन से आपने नियत कर ली कि हमने ये सेगमेंट डिसकंटिन्यू करना है, आप उस तारीख पर जो भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे उस सारी की सारी गेन और लॉस को, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसको रेवेन्यू और एक्सपेंस अब नहीं कहेंगे, अब आप इसको गेन और लॉस कहेंगे। यानी कि उसको सेट ऑफ करके जितनी भी उसकी इनकम थी, जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, उसको सेट ऑफ करके देखेंगे कि आया ये गेन है या लॉस है। फिर ये जो भी होगा, गेन होगा या लॉस होगा, आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे एज इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, चाहे अभी ये अभी चल रहा हो, यानी कि 3-4 महीने जो भी उसका टाइम है अभी बंद ना हुआ लेकिन अभी चल रहा हो, आप इसको फिर भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि घरों के ऊपर और प्लॉट्स के ऊपर ज़कात नहीं होती अगर वो आपने अपनी जाती तसरुफ में रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नीयत हो जाती है कि नहीं मैं इनको सेल करूंगा, तो उस दिन से वो ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से इनका भी ये सीन है। ठीक है, कि जैसे ही आपने नियत कर ली कि भाई फलाना सेक्शन जो है वो हमने अब डिसकंटिन्यू कर देना है, आप उसी दिन से उसकी जितनी भी अकाउंटिंग है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंडर करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो बात लिखी हुई है वो ये है कि एनी गेन्स और लॉसेस दैट विल अकर इन द फ्यूचर फ्रॉम आइदर ऑपरेशंस और द एक्चुअल सेल ऑफ द एसेट्स। अब यहां पर दो बातें हैं, ठीक है, कि एनी गेन्स और लॉसेस दैट विल अकर इन द फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम आइदर ऑपरेशंस और द एक्चुअल सेल ऑफ द एसेट्स। ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस विल बी रिपोर्टेड इन दैट फ्यूचर पीरियड इन विच दे अकर। यहां पर फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि ईयर 1 में जिसमें हमने 31 दिसंबर को डिसाइड किया कि हमने अपना फलाना बिजनेस बंद कर देना है, तो उस साल की ईयर 1 की जितनी भी अकाउंटिंग थी वो हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर उसका निचोड़ गेन या लॉस की सूरत में बता देना है। उसके बाद ईयर 2 में, ईयर 2 के अंदर हमने ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली तो बिजनेस बंद करना है ना, और जो 3-4 महीने वो बिजनेस चला जब तक कि वो बंद नहीं हुई, तो उसकी भी सारी अकाउंटिंग, और अल्टीमेटली जब हमने वो बिजनेस बंद किया तो उसकी जितनी भी एसेट्स है वो भी जाहिर सी बात है कि हमने बेचे, तो उनके बिकने से जो और जो भी गेन और लॉस आया, अब वो सारा का सारा हमने ईयर 2 के अंदर रिपोर्ट करना है। और अगेन रिपोर्ट कहां करना है, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंडर। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ये अकाउंटिंग है इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। आगे चलते हैं, शो इसको हम किस तरह से करेंगे, 2 लाइंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, एक गेन और लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ डिसकंटिन्यूड कंपोनेंट, और दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स बेनिफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड कंपोनेंट। इसकी प्रेजेंटेशन आप लोग ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स को अलग से शो करने की क्या रीजन है, इस वजह से कि आमतौर पे देखें किसी भी चलते बिजनेस को बंद नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल ये कि कोई मजबूरी हो जाए, लेकिन आमतौर पे जो डिसीजन होता है बिजनेस को बंद करने का वो इसलिए होता है कि लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जो हमारा एक्सपेक्टेड एक रिजल्ट हम चाह रहे होते हैं कि इस बिजनेस से हमें मिले, रिटर्न हमें उस बिजनेस से मिले, वो रिटर्न हमें मिल नहीं रहा होता,
तो तब फिर हम कुछ अरसे बाद जाके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस सेक्शन को बंद कर देना आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये सारे के सारे डिसीजंस बाकायदा आप लोग पार्ट 2 के अंदर करना सीखेंगे। डिसीजन एनालिसिस का जो सेक्शन है ना, सेक्शन सी, उसके अंदर आप लोग सीखेंगे सीएमए पार्ट 2 में। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास आएंगे कि शट डाउन हमें करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो बहरहाल जब भी कोई बिजनेस लॉस में जा रहा होता है तो उसको आमतौर पे कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट का क्या मतलब कि टैक्स की परसेंटेज वैसे ही लगाते हैं, लेकिन बजाय कि वो रकम जो उसका रिजल्ट आता है प्रोडक्ट हमें मिले वो हम गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करें, वो हमें समझें कि एज अ टैक्स रिडक्शन या एज अ टैक्स रिडक्शन अलाउ होता है। और इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे अदर प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स थे ना बिजनेस के, उनसे जो टैक्स की अमाउंट बनी उस अमाउंट में से हम इस लॉस के अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो हमें एक टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये टैक्स बेनिफिट जो है उसका बताना अलग से एक लाइन के अंदर, इस वजह से जो है इसको हम दो लाइंस के अंदर शो करते हैं इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। गेन और लॉस की फिगर एक अलग लाइन में और अलग लाइन में उसके इनकम टैक्स बेनिफिट। वैसे ये कि इसको हम नेट ऑफ टैक्स भी शो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अनयूजुअल गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, अनयूजुअल गेन्स एंड लॉसेस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि किसी जमाने में यूएस गैप के अंडर एक लाइन आइटम देना जरूरी होता था जिसको हम कहते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये अब नहीं है, पहले होता था अब नहीं है। तो ये जो अनयूजुअल गेन्स या लॉसेस हैं, सो दीज आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, rather whenever we are talking about the unusual gains or losses, so we are talking about either those gains or those losses that are not, पहले तो ये बात कंफर्म है कि these are not part of the revenues and expenses, क्योंकि ये कोर बिजनेस से रिलेट नहीं करते। लेकिन ये आमतौर पे होते भी नहीं है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जो है वो बहुत रेयर है, बहुत कम है, वंस इन अ ब्लू मून आइटम्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में गोदाम था, गोदाम में इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, अचानक आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री का आपको नुकसान हो गया। अब ये जो नुकसान है, ये जो लॉस है, ये यूजुअल तो नहीं है, रोज तो आग नहीं लगती, ये अनयूजुअल आइटम है। ठीक है, तो ये जो अनयूजुअल आइटम्स हैं, ये जो अनयूजुअल गेन्स हैं, जिसको हम अब नॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस भी कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से इस चीज को। तो ये जो है इनको हम सेपरेटली आमतौर पे शो करते हैं। हो सकता है कि इनको सेपरेटली शो करना पड़े, लाइक कंपल्जन नहीं है, दे मे बी सेपरेटली डिस्क्लोज। और इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करने का फायदा ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको आसानी हो जाए टू मेक देयर डिसीजंस। और दूसरे नंबर पे दे कैन प्रेडिक्ट द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग, अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द कैश फ्लोज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैश फ्लोज। ठीक है, या टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज। ठीक है, बिकॉज कैश फ्लोज का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये जो होते हैं ना, ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस का ही पार्ट होते हैं। जो अनयूजुअल गेन्स एंड लॉसेस है ना, ये अलग से हम इनको लाइन आइटम नहीं बनाते, बल्कि इनको हम पार्ट बनाते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उसके बाद इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन का मतलब ये है कि जो भी आपका इनकम टैक्स बना है, टोटल है तो एक्सपेंस ना, इस एक्सपेंस को आपने एलोकेट करना है इन बिटवीन योर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों ने देखा था, मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूं। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अब देखें यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम जहां पर लिखी हुई है, ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर लिखी हुई है, इसके बाद इंटरेस्ट और ये आ गया, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस आ गया, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस यहाँ पर आ गई, और उसके बाद यहाँ पर इसके इनकम टैक्स की प्रोविजन, यानी कि जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का इनकम टैक्स था वो यहाँ पर उन्होंने शो कर दिया, और उसके बाद नीचे जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस थे उनका इनकम टैक्स इन्होंने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। तो इनकम स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये इनकम टैक्स किस तरह से एलोकेशन करते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, उनके लिए जरूरी नहीं है कि टैक्स को अलग से लिखा जाए, बल्कि आमतौर पे उन तमाम आइटम्स को हम नेट ऑफ टैक्स जो है वो शो करते हैं। बहरहाल ये दो टैक्स की जो प्रोविजंस हैं ये हमें शो करनी पड़ती हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसको हम इस तरह से
अपनी इनकम स्टेटमेंट में इन तमाम आइटम्स को प्रेजेंट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के यूजेस के ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह हमने कल बैलेंस शीट की डिस्कस की थी, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है इनकम स्टेटमेंट की वो ये है कि इनकम स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आवर कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लोज किस तरह से कैलकुलेट होते हैं इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर जरूर देखेंगे, लेकिन यह है कि इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह है कि दे हेल्प यूजर्स इवैल्यूएट द कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड टू कंपेयर इट टू द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स कंपेटिटर्स। ऑब्वियसली बात है, ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हम कंपैरेटिव्स के अंदर देख रहे होते हैं, यानी कि लेट्स सपोज ईयर 2021 की अगर हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं तो यहाँ पर 2021 का डाटा लिखा होता है और यहाँ पर ईयर 2020 का डाटा लिखा होता है। ये 2 सालों का जो डाटा है ना, इसको हम इकट्ठे कंपैरेटिव के अंदर देख रहे होते हैं। इसी तरीके से पिछले सारे डाटास को पिछले जो सालों का डाटा है उसको भी हम इकट्ठा कंपेयर कर सकते हैं, पिछले 5 साल के डाटा को, 10 साल के डाटा को आज के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस जो होता है, वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं कि 2 मुख्तलिफ कंपनीज के डाटा को आपस में कंपेयर करना। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं कि सेम कंपनी के रिजल्ट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर करना। ये दोनों चीजें इंशाल्लाह ताला हम सीएमए सेक्शन सीएमए पार्ट 2 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर जो है ये हमें इनकम स्टेटमेंट हेल्प आउट करती है। अच्छा, प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि जितनी भी हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी बेसिस ऑब्वियस सी बात है हिस्टोरिकल डाटा ही होता है, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये बेसिकली हिस्टोरिकल डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती हैं, तो इनको हम यूज करते हैं फॉर प्रेडिक्शंस ऑफ फ्यूचर और हेल्प यूजर्स असेस द रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ अचीविंग फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, सिंपल से इसके बेनिफिट्स हैं। बाकी इसकी लिमिटेशंस के ऊपर बात करते हैं, तो इसकी लिमिटेशंस वही हैं जो हमने बैलेंस शीट की लिमिटेशंस में देखा था, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही लिमिटेशंस ये हैं, क्योंकि ओवरऑल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस ये हैं कि अजम्पशंस और जजमेंट्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनकम जो है उसका बहुत दारोमदार होता है कि हमने कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फाइफो का मेथड भी यूज किया जा सकता है, लाइफो का मेथड भी यूज किया जा सकता है, एवरेज कॉस्टिंग भी यूज की जा सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी यूज किया जा सकता है। हर मेथड जो हम यूज करेंगे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क आता है। इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन को देख लें, डेप्रिसिएशन के भी इतने ज्यादा मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया। ठीक है, एक मेकर्स मेथड हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, वो अलग है। तो हर मेथड जो हम यूज करते हैं उससे रिजल्ट जो है थोड़ा सा हमारा वेरी कर सकता है। दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पे कि आइटम्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली आर नॉट रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट। हमारा फॉर एग्जांपल हमारे किसी सप्लायर के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा मुनासिब रेट्स के ऊपर उसने सप्लाईज भेजनी है, लेट्स सपोज ओवर 10 ईयर्स। हमने आज रेट लॉक कर लिया, 10 ईयर्स के अंदर हो सकता है रेट्स आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज हो चुका है तो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा इस डील से। लेकिन चूंकि ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ बेनिफिट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में आज की तारीख में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस हो सकता है कि अगर हम उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते होते ज्यादा बेहतर हो जाती, यूजर्स को ज्यादा हमारे ऊपर एतमाद आ जाता, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद होते, हमें किसी भी बैंक से ज्यादा आसानी से लोन मिल सकता। लेकिन चूंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते इसलिए हम इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो भी नहीं कर सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। और जो अगला पॉइंट है वो भी इसी से रेलेवेंट है कि द इनकम स्टेटमेंट इज लिमिटेड टू रिपोर्टिंग इवेंट्स दैट प्रोड्यूस रिपोर्टेबल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। वही बात है कि जिस चीज को हम रिपोर्ट कर ही नहीं सकते उसको हम इसमें लिख नहीं सकते, तो जो रिपोर्टेबल चीजें सिर्फ और सिर्फ वो इसमें हम दिखा सकते हैं, जो नॉन रिपोर्टेबल चीजें उसका इंपैक्ट हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो नहीं ला सकते। तो ये इनकम स्टेटमेंट की सारी लिमिटेशंस हैं, और यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन थी वो कंप्लीट हो गई। जो अगली स्टेटमेंट है हमारी वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है बेसिकली इट इज वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इन यूएस गैप, जिसके अंदर से पहली बैलेंस शीट थी, दूसरी इनकम स्टेटमेंट थी और तीसरी कैश फ्लोज है। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है वो आपको बताती है कि पैसा बेसिकली जो है कहां से आया, यानी कि हमें कैश इनफ्लोज के बारे में बताती है और कैश आउटफ्लोज के बारे में बताती है कि एंटिटी ने जितना भी पैसा इसके पास आया, जैसे लेट्स सपोज
अपनी कैपिटल एसेट्स बढ़ाए या जो भी अखराजात इसने किए, इसके लिए पैसा कहां से आया और पैसा कहां कहां लगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से मिलती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपको हमारी कंपनी की लिक्विडिटी, इसकी सॉल्वेंसी और इस तरह के जो इंफॉर्मेशन है ना वो हमें देती है। तो लिक्विडिटी के लिए कैश फ्लोज का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब भी हम लेट सपोज कैपिटल बजटिंग करना चाह रहे होते हैं या फ्यूचर के हवाले से हम लेट सपोज कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे होते हैं, जिस तरह आप पढ़ेंगे आगे सीवीपी एनालिसिस पार्ट 2 में, कैपिटल बजटिंग आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो के अंदर डिफरेंस होता है, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है ये उस डिफरेंस को भी एक्सप्लेन करती है कि एक चीज आपने इनकम में शो की हुई है लेकिन उसका कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा। इसी तरीके से एक चीज का कैश फ्लो आपको रिसीव हुआ लेकिन आपने उस साल उसको इनकम में ट्रीट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। ये जो डिस्पैरिटी है ना दोनों में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है इस चीज को समझाने में। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कि शोज द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश फॉर द कंपनी। ये वही बात है जो भी हमने डिस्कस की। ठीक है, तो अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना नहीं सीख रहे, वो इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे। अलबत्ता 3 किस्म की एक्टिविटीज जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो बताई जाती हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्योंकि यहाँ पर लफ्ज ऑपरेशन आ रहा है तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर एक्टिविटी, द कोर बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए उसका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, सर्विस बिजनेस के लिए उसका सेलिंग ऑफ सर्विसेज होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना कैश फ्लो जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है लेकिन उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम है या बिलो नॉर्मल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिसका प्रॉफिटेबिलिटी तो लेट्स सपोज एवरेज है या लेट्स सपोज इवन बिलो एवरेज है, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है और ग्रो भी कर सकती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेट कैसे होता है हम आगे जाके अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वो ये है कि कभी कभार हम क्रिएटिव अकाउंटिंग बल्कि हाँ लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम कभी कभार मैनेजमेंट के डिसीजंस की वजह से सप्लायर्स को लेट सपोज हमने पेमेंट नहीं की, अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज लेट सपोज हमने रोक के रखी हैं सिर्फ इस वजह से कि यार इस पर्टिकुलर पीरियड की कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाए, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जरा ज्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो गलत होती हैं, क्योंकि इससे आप जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की इन कैपिटल एसेट्स, ठीक है, आपने लेट सपोज कोई भी एसेट परचेज किया, कोई एसेट सेल किया, इस तरह की सारी जो भी एक्टिविटीज से कैश फ्लो आपका जनरेट हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सारा का सारा कैश फ्लो जो है वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपने लेट सपोज ड्यूरिंग द पीरियड कोई लोन लिया, आपने डिविडेंड्स पे किए, ठीक है, आपने लेट सपोज कोई इस तरह की एक्टिविटी की जो कि फाइनेंसिंग से मुतालिक है। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है आपके शेयर्स जो है वो खरीदे गए, ठीक है, सारी के सारी जो है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। इन सब का जो सम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो कैश फ्लोज हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के जो कैश फ्लोज हैं और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो कैश फ्लोज हैं, इन सब का जो सम है उसको हम कहते हैं टोटल कैश फ्लोज। और ये जो टोटल कैश फ्लोज हैं बेसिकली ये आपके इक्वल होना चाहिए इन दी एंड आपका कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपका बैलेंस शीट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि टोटल कैश फ्लो किसी भी इदारे का बहुत ज्यादा हो, बहुत पॉजिटिव हो, आप लोग कहें यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत कैश पड़ा हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर एन एनालिस्ट। क्यों, उसको देखना पड़ेगा कि यार ये जो टोटल कैश फ्लो की फिगर आ रही है ये बनी कहां से। हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश बहुत कम हो, मिनिमम हो,
फाइनेंसिंग से बहुत ज्यादा हो, यानी कि हो सकता है आपने बैंक से लोन लेके अपना जो है वो कैश बैलेंस जो है वो इतना खड़ा किया हुआ, तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये चीज नहीं चलेगी। अल्टीमेटली आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो है वो आपका कैश फ्लो ज्यादा आना चाहिए। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं जो हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये तमाम चीजें हैं। तो यूजर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की क्या है कि हेल्प यूजर्स असेस द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू जनरेट पॉजिटिव फ्यूचर कैश फ्लोज, द रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन नेट इनकम एंड नेट कैश इन या आउटफ्लोज, ठीक है। The effect of investing and financial transactions on a company's financial position, the company's need for external financing. अब अगर कैश फ्लो कम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो बहुत थोड़ा है, बिलो एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भले हाई हो, तो बिजनेस नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म में। उसको सस्टेन करने के लिए कैश की जरूरत होगी, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली बात है बैंक से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रुजू करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये तमाम की तमाम इंडिकेशन, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें जो है वो प्रोवाइड करती है। अलबत्ता इसकी भी लिमिटेशंस हैं, जैसे बाकी तमाम स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस हैं कि ओनली शोज व्हाट कैश फ्लोज वर एंड नॉट हाउ दे हैपेंड। इनडायरेक्ट मेथड डज नॉट शो क्लियरली द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, ठीक है। कैश फ्लो बेसिकली दो मेथड से बनाई जाती है। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बेसिकली जरा ज्यादा पसंद किया जाता है मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, खासतौर पर IFRS तो फॉलो इसको करता है, अप्रूव्ड है, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, ये थोड़ा सा आसान है, इस वजह से लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं बनाने में। डायरेक्ट मेथड की निस्बत ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से बेसिकली हमें पता चलता है कि लेट्स सपोज अगर हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, अच्छा दोनों में डिफरेंस जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो के अंदर है। ये मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ कोई चीज डिफरेंट है ना, तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डिफरेंट है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का फर्क है। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, वो सेम है दोनों मेथड्स के अंदर। तो डिफरेंस कहां से आता है, वो ये कि डायरेक्ट मेथड में हमें पता चलता है कि लेट्स सपोज हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें हमारे जो डेटर्स हैं उनसे कितना बैलेंस मिला, हमें कैश सेल्स लेट्स सपोज कितनी हुई, ठीक है, फुलानी सेगमेंट से हमें कितना कैश फ्लो मिला। इसी तरीके से जो हमारा कैश आउटफ्लो गया है, हमने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट की, हमने एम्प्लॉयज को कितनी पेमेंट की, तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हमें डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन से पता चलती है। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिमिटेशन लिखी हुई है ना, वो लिमिटेशन लिखी हुई है इनडायरेक्ट मेथड की, कि इनडायरेक्ट मेथड डज नॉट शो क्लियरली द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, जबकि डायरेक्ट मेथड के अंदर ये चीज होती है। और जो ऊपर वाली बात उन्होंने लिखी हुई है कि ओनली शोज व्हाट कैश फ्लोज वर एंड नॉट हाउ दे हैपेंड, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारा का सारा हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, और बस पता होता है कि भाई ये किस तरह से आ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या सॉरी जो इनकम स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट है, उसके अंदर जो फिगर्स आ रही होती हैं वो आमतौर से उसकी ट्रेसिंग हो सकती है नोट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो नोट्स हैं वो बता रहे होते हैं कि अच्छा लेट सपोज बैलेंस शीट के ऊपर अगर आपके एसेट्स जो है वो सारे के सारे लेट सपोज टोटल 5 मिलियन के आ रहे हैं लेट सपोज, तो इसकी जो ब्रेकडाउन है ना, वो आपके पास नोट्स के अंदर जो है वो मिला होगा। आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर नोट 4 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर पे होता है, IFRS का पूरा एक वो है, उसमें एक स्केड्यूल बनता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपको नोट्स में मिल जाएगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जो आपके फिगर्स आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स की या एक्सपेंसेस की, वो सारी इंफॉर्मेशन उनका ब्रेकडाउन भी आमतौर पर नोट्स में आ रहा होता है। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें आ रही होती हैं ना, ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट से और से बैलेंस शीट से उठ के आ रही होती हैं। तो इनका सेपरेटली आमतौर पर डिस्क्लोजर जो है नोट्स में आपको नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आप लोगों के समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देखते हैं। ये पांचवी स्टेटमेंट है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस की, चौथी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बाकी है चेंजेस इन इक्विटी वाली, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये बेसिकली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये है कि इस तरह से मैंडेटरी नहीं है, और आमतौर पे अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किसी इदारे की ना हो तो ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। इसमें अब होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको क्या बताती है, नेट इनकम बताती है फॉर द पीरियड। ये हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, ये भी हमें इनकम की ही इंफॉर्मेशन देती है,
इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या ओसीआई लिख देते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका एब्रिविएशन लिख देते हैं। इसके अंदर भी इनकम की ही इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन इसके अंदर कुछ वो आइटम्स हम ऐड करते हैं जिनको स्टैंडर्ड ने मना किया हुआ है कि हम उनको नेट इनकम या इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखें। यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको यूएस गैप कहता है कि ये यहाँ पे इनकम के आइटम्स, लेकिन इनको आपने इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखना, इनको आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखना है। उसकी मैं एक दो मिसालें आपको दे देता हूं। अगर लेट सपोज आपकी फॉरेन करेंसी के अंदर कुछ डीलिंग्स हैं, जैसे कि आपकी हो सकता है कोई फॉरेन सब्सिडरीज हो, फॉरेन एसोसिएट कंपनीज हो, तो उनके साथ जो भी आपका मामला होगा एंड पे तो आपने कंसोलिडेशन करनी है ना। तो अब वो फॉरेन करेंसी में है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो हो सकता है कि एक और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उनका डिफरेंट हो। पहले आपने इनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो चेंज करना है। इसको जो है वो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर जब वो यूएस गैप के यूएस गैप के मुताबिक आ जाए, फिर आपने उसको फॉरेन करेंसी से यूएस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन के गेन्स और लॉसेस होते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की जो समझेंगे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनती हैं। इसको आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते। इसी तरीके से लेट सपोज अगर आपकी अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज हैं जिनको आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, उनकी लेट सपोज कोई थोड़ा सा उनकी वैल्यू में अपग्रेड आ जाता है, उनकी वैल्यू फेयर वैल्यू बढ़ जाती है, तो उनके ऊपर जो अनरियलाइज्ड गेन होता है वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो समरी ये है, आगे बल्कि हम स्लाइड्स को देख लेते हैं। स्लाइड्स के अंदर अच्छे तरीके से उनकी समरी लिखी हुई है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट फॉर दोस ट्रांजैक्शंस दैट आर मेड विद द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर हमने कोई शेयर्स बेचे हैं कंपनी ने, या कंपनी ने कोई डिविडेंड्स पे किए हैं, यानी कि वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर कंपनी के ओनर्स शामिल हैं, उन ट्रांजैक्शंस को निकाल के बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कंपनी की, उनकी रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आएगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे। तो अगली लाइन के अंदर आप देखें, मैंने लिखा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन द इनकम स्टेटमेंट प्लस some things that do not appear on the income statement। यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रिजल्ट आया ना हमारा नेट इनकम, उस समेत बाकी वो आइटम्स जो कि इनकम स्टेटमेंट में हम नहीं लिख सकते थे यूएस गैप की वजह से, उन तमाम चीजों को ऐड करके एंड पे जो निचोड़ बनेगा वो सारा का सारा हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाएगा। ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का निचोड़ है। ठीक है, स्टार्ट हमेशा होती है नेट इनकम से, और नेट इनकम हमें पता चलती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या इनकम स्टेटमेंट से। उस नेट इनकम के अंदर हम वो चीजें ऐड करते हैं जो यूएस गैप ने नेट इनकम में शामिल नहीं होने दी थी, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में शामिल नहीं होने दी थी। उन आइटम्स को फिर हम ऐड करते हैं, और एंड के ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो दो तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ सिंगल स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान में आमतौर पर बल्कि आईएफआर जिस तरह से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहता है, उसमें प्रॉफिट और लॉस भी आ जाता है, और उसके बाद फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का अलग से वो नीचे हेडिंग देके वो उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, और वो पूरी एक स्टेटमेंट बन जाती है जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। तो उस तरीके से भी यूएस गैप अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर दें। उस सूरत में 4 स्टेटमेंट्स आपकी बनेंगी, और आप इसको अलग से एज अ स्टेटमेंट जो है भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। सिंगल स्टेटमेंट में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक छोटी सी डिस्टिंक्शन जो है वो करनी पड़ेगी कि ये नेट इनकम है, और उसके बाद ये अदर इनकम के आइटम्स हैं, और उसके बाद फिर ये जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसमें आप लोग इसको रीड करने का मस्ट बी प्रेजेंटेड इन 2 सेक्शंस, net income and other comprehensive income। it must present total net income along with the components that make up net income, यानी कि जिस तरह नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनती है, और उसके बाद a total amount for the other comprehensive income। ठीक है, total amount of other comprehensive income along with the components that make up the other comprehensive income। ये थोड़ा सा इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, आप लोगों को नजर आ जाएगा। that make up other comprehensive income। ठीक है, अगर 2 कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं
तो इट मस्ट प्रेजेंट टोटल नेट इनकम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ नेट इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम। ये थोड़ी सी शायद पढ़ने में आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन जब आप किताब आराम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। Total other comprehensive income and the components of other comprehensive income and a statement of other comprehensive income that immediately follows the statement of net income। तो ये जो चीज लिखी हुई है आप किताब से सलीके से पढ़ लीजिएगा। बस याद आप लोगों ने ये रखना है कि आप इसको दो अलग स्टेटमेंट्स में बना सकते हैं, लेकिन दो स्टेटमेंट्स को बिल्कुल कंसेक्यूटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमेशा नेट इनकम से स्टार्ट होगी। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोग देख चुके हैं। उस नेट इनकम की फिगर के अंदर हमने ऐड करनी है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स, जिसकी भी लिस्ट में आप लोगों के साथ एक पार्शियल लिस्ट शेयर भी करूंगा। वो हम तमाम चीजें ऐड करेंगे तो हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। तो ये बेसिकली बात है। आप इसको एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन बीच में करना जरूरी है, या इसको आप दो सेपरेट स्टेटमेंट्स के तौर पे भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जाने आपका खुदा जाने। ठीक है। टैक्स इफेक्ट मैंने आपको जैसे बताया था कि टैक्स इफेक्ट यहाँ पर शो करना जरूरी नहीं है, अलबत्ता आप कर भी सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन आम तौर पे इसको नेट ऑफ टैक्स शो किया जाता है। तो बहरहाल अगर आप इसको नेट ऑफ टैक्स शो करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है, वरना आप एक लाइन आइटम में इसको शो कर दें कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, नीचे उसका जितना भी टैक्स इफेक्ट है उसकी फिगर लिख दें और उसके बाद इसको तीसरी लाइन के ऊपर जो है वो टोटल कर दें। ठीक है, तो ये जो है इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसको हम, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो इन गेन्स और लॉसेस को हम नहीं लिखते ना, तो इनको हम डायरेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर शो करते हैं एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक अकाउंट हम बनाते हैं, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो इक्विटी सेक्शन के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल बताया था कि आमतौर पर जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, खैर IFRS के मुताबिक चीजें थोड़ी सी और तरीके से डील होती हैं, यूएस गैप में इस तरह से डील हो रही हैं। तो आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर हम इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को इक्विटी का पार्ट नहीं बनाते, लेकिन IFRS भी अलाउ करता है और यूएस गैप तो कहता ही ये है कि आपने इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एज अ लाइन आइटम शो करना है अपने इक्विटी सेक्शन में ऑफ द बैलेंस शीट में। ठीक है, और इनको हम इनकम स्टेटमेंट में इन आइटम्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ ये कि इनकम स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, ये भी इक्विटी का पार्ट है। और ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये सारी की सारी जाती है आपकी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पोर्शन में, और ये भी बेसिकली आपकी इक्विटी का पार्ट है।